जय हिंद दोस्तों, मैं अंकु ठाकुर स्वागत करता हूं आपका एक और बेहतरीन सेशन पे, जो कि आपका होने वाला है एयरफोर्स वाई ग्रुप मॉक नंबर 03। मॉक एक और दो मैंने करा दिए थे और आशा करता हूं कि मॉक एक और दो आपने करे होंगे। और अगर आपने मॉक एक और दो करे होंगे तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन बनने लगे होंगे, क्योंकि मॉक का मतलब ये होता है कि आपने जो पहले पढ़ रखा है उसका रिवीजन, है ना। और एग्ज़ाम एकदम सर पे आ गया है तो मैं समझ सकता हूँ सिचुएशन बहुत पैनिक होगी। और ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है तो एग्ज़ाम बहुत अच्छा करके आएंगे आप लोग। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि आप अगर पैनिक हो गए तो आपके माँ बाप का क्या होगा, है ना, जो आपसे आपकी सफलता की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और ये मत समझना कि माँ बाप को समझते नहीं, वो आपके चेहरे को देखकर बता सकते हैं कि आप दुखी हैं खुशी हैं। तो वो कहते हैं, दो लाइन से आपने सुनी होगी कि आंखों का पानी और दिल की कहानी माँ बाप के अलावा कोई नहीं समझ सकता, है ना। तो खैर, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। आपने अगर अच्छे से पढ़ाई करी है तो एकदम श्योरिटी के साथ आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे, है ना। खैर, ये सब बातें चलती रहेंगी। और शुरुआत करते हैं मॉक नंबर 03 की। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका पहला सवाल। कह रहा है, यदि x का 20% बराबर y का 30% है तो x रेशियो y ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? यदि x का 20%, x का 20%, x x सॉरी, क्या कह रहा है? x, पहले पेन ले लेते हैं, कौन सा कलर लें? पीला ले लेते हैं ना। और आपकी जो शिकायतें थी कि भैया फॉन्ट सॉरी कलर नहीं दिखता है ना, तो मैं कलर चेंज कर दिया है मैंने। आपका पीला और सफ़ेद, आप आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। और वॉइस प्रॉब्लम थोड़ी आज कम होगी क्योंकि मैंने कुछ सेटअप करा है, तो आशा करता हूँ अब आपको कंफर्टेबल फील हो रहा होगा, है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कह रहा है एक्स का 20%, कह रहा है एक्स का 20%। एक्स का 20% क्या है? एक्स का 20%, एक्स इंटू का मतलब होता है गुणा, ठीक। एक्स का 20%, 20% हटता है तो 100 नीचे आता है, यानी एक्स इंटू 20/100 बराबर वाई इंटू 30/100, वाई इंटू 30/100, वाई इंटू 30/100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 2x बराबर 3y। बचा क्या केवल 2x बराबर 3y। तुमसे पूछ क्या रहा है? हमसे पूछ रहा है एक्स रेशियो वाई। क्या पूछ रहा है? एक्स रेशियो वाई। तो एक्स इधर ही रहने दो, वाई को इधर ले आओ, है ना। एक्स बटे वाई बराबर हो जाएगा 3/2। दो कहाँ चला जाएगा? दो चला जाएगा भाग में, दो चला जाएगा भाग में। तो एक्स रेशियो वाई को क्या कहते हैं? एक्स बटे वाई। तो इसी को कहते हैं एक्स रेशियो वाई। एक्स बटे वाई को ही बोलते हैं एक्स रेशियो वाई बराबर कितना हो जाएगा? 3/2। कितना हो जाएगा? 3/2। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3/2। कौन सा नंबर? ऑप्शन नंबर ए। ठीक, समझ आया होगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन मैंने मॉक एक और दो में करा दिए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉक क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है 20% और 30% की क्रमिक। थोड़ा फॉन्ट में दिक्कत हो गई है ना, छोटी की मात्रा किसी फॉन्ट में नहीं आ पाई है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा समझ जाना। कहते हैं कह रहा है 20% और 30% की क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर है, यानी 20% और 30% की एकल छूट बताइए, यानी सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 30%। ठीक, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या है फॉर्मूला? होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है सक्सेसिव परसेंटेज का। ठीक, किसका? सक्सेसिव परसेंटेज का। ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। कह रहा है 20% और 30% की एकल छूट। छूट क्या होती है? छूट होती है माइनस में। छूट क्या होती है? माइनस में। हमेशा जब छूट दी जाती है तो यानी माइनस का निशान आता है, यानी 20 माइनस का 20, फिर दूसरा है -30, -30, और माइनस, और ये माइनस होके हो जाएगा प्लस। पहले लिखते हैं प्लस -20, -20 इंटू -30, -30, -30/100। ठीक, बटे 100। -20 और -30 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -50। कितना हो जाएगा? -50 प्लस। ठीक, अब ये माइनस और इंटू माइनस, माइनस माइनस कितना होता है? माइनस, और गुणा, माइनस का गुणा माइनस में होता है तो प्लस होता है, यानी
प्लस का प्लस ही बना रहेगा, निशान चेंज नहीं होगा। प्लस -50 प्लस एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल, और 2 का गुणा 3 में कितना आएगा 6, -50 प्लस 6, -50 प्लस 6, और -50 में 6 जाए कितना आ जाएगा 44, कितना आ जाएगा 44, और माइनस का निशान ये क्या दिखाता है कि ये क्या हो रहा है, छूट है, ये क्या है, छूट है। तो एकल छूट -20% और सॉरी 20% और 30% की क्रमिक एकल छूट सक्सेसिव परसेंट कितना होगा 44%, कितना होगा 44%। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है 3/8, 2/6 और 4/7 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 3/8, 2/6, 4/7 का क्या निकालना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक, देखना हमेशा याद रखना, वैसे तो आप एलसीएम एचसीएफ निकाल लेते होंगे, लेकिन जब ये बटे में दे देता है, जब ये बटे में दे देता है तब थोड़ी दिक्कत होती है ना। क्या है 3/8 कॉमा 2/6, 2/6 कॉमा 4/7, तो 3/8, 2/6 और 4/7। 2/6 को थोड़ा सा सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 1/3, कितना आ जाएगा 1/3, यानी हमें किसका निकालना है एचसीएफ, 3/8 कॉमा 1/3, 1/3 कॉमा 4/7, 4/7। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि किसका भैया एलसीएम निकालें और किसका एचसीएफ निकालें, क्योंकि इनमें से क्या होता है जब बटे में संख्याएं दे दी जाती हैं आपको, तो इनमें से एक का एलसीएम निकाला जाता है और एक का हमेशा एचसीएफ निकाला जाता है। ठीक, अब ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि भैया किसका एचसीएफ निकाला जाए और किसका एलसीएम निकाला जाए। तो हमेशा याद रखना, आपसे जो क्वेश्चन में पूछे, आपसे जो क्वेश्चन में पूछे वो ऊपर वाले का निकालना होता है। ठीक, हमेशा किसका निकालना होता है, ऊपर वाले का। ठीक, अब देखो कह रहा है एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है इस क्वेश्चन का, तो हमेशा हम ऊपर वाली संख्याओं का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, क्या बताया मैंने, जो आपसे क्वेश्चन में पूछे वो हमेशा ऊपर वाली संख्याओं का निकाला जाता है। ठीक, हमें यहाँ पे एचसीएफ पूछ रहा है, यानी एचसीएफ किसका निकाला जाएगा, 3, 1 और 4 का। एचसीएफ किसका निकाला जाएगा, 3, 1 और 4 का एचसीएफ निकालना है, और 8, 3, 7 नीचे वाले का जस्ट दूसरा वाला। ठीक, अगर एचसीएफ ऊपर वाले का निकल गया है तो नीचे वाले का निकालना है, नीचे वाले का निकालना है एलसीएम। ठीक, यानी 3, 1 और 4 का एचसीएफ कितना होगा भैया, एक ही होगा। ठीक, कितना होगा, एक होगा। 3, 1 और 4 का एचसीएफ कितना होगा, एक होगा। पिछले वाले मॉक में मैंने बताया था कि कैसे एचसीएफ निकालना है और कैसे एलसीएम निकालना है। ठीक, और 8 और 3 और 7 का एलसीएम निकालना है हमें। 8, 3 और 7 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे, गुणनखंड विधि से निकाल लो। क्या होता है सबसे पहले तो, क्या 2 से कटेगा, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 3 कटेगा नहीं, 3 वैसे ही आ जाएगा 7। ठीक, वैसे तो आप तीनों को आपस में गुणा करके एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, क्योंकि इनमें से एक दूसरे से कोई भी संख्या नहीं कट रही है। ठीक, फिर 2 से फिर काटो तो 2 दूनी 4, 3, 7। ठीक, फिर 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 से फिर कटेगा 2, 1, 3, 7। ठीक, फिर किससे काटोगे, फिर 3 से काटो, 3 से काटो 1, 1, 7। फिर किससे काटोगे, फिर 7 से काट दो, फिर किससे काटोगे, 7 से काट दो तो आ जाएगा नीचे 1, 1, 1। ठीक, समझ आया। अब आपस में इनको गुणा करना है। 7 त्रिका 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 दूनी 168। ठीक, तो ऊपर वाले का एचसीएफ आ गया और नीचे वाले का क्या आ गया, क्या आ गया, एलसीएम। 1/168, 1/168, तो 3/8, 2/6, 4/7। इसका एचसीएफ कितना होगा, इसका एचसीएफ होगा 1/168, 1/168। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो समझ आया ना मैंने क्या बताया, कि जो क्वेश्चन में आपसे पूछे, आपसे जो भी क्वेश्चन में पूछे वो हमेशा ऊपर वाले का निकाला जाता है और जस्ट दूसरा वाला उससे नीचे वाले। और दो ही चीजें हमने पढ़ी हैं, एक एलसीएम और एक एचसीएफ। तो ऊपर वाले का अगर एचसीएफ पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। अगर ऊपर वाले का अगर क्वेश्चन में एलसीएम पूछ रहा है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक, समझ आया, समझ आया, आई थिंक आपको समझ आया होगा, है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 68,000 रुपए को ए, बी और सी के बीच 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा गया है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर किस में बांटा गया है, अनुपात देख लो, पहले लिखा है, पहले अनुपात देख लो, 1/2 अनुपात 1/4, 1/4 अनुपात
5/16, 5/16 कौन से अनुपात में बांट रहा है? 1/2, 1/4, 5/16। ठीक, जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन मिल जाए तो कैसे करना होता है, सबसे पहले इसका एलसीएम ले लो। 16, 4 और 2 का एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लो। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद हमें क्या करना होता है, आपस में बांटना होता है। ठीक, तो सबसे पहले 16, 4 और 2 नीचे वाले को हटा देना है, इसको पहले सरल करना है। मतलब कि अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ कि 1/2 का अनुपात 1/4 अनुपात 5/16, इसको सरल करना है ना, क्योंकि इस तरीके बांटने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। अगर इसको सरल कर लो थोड़ा तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें नीचे वाली संख्याओं का क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है, और जो एलसीएम आ जाए उससे क्या करना होता है, इन तीनों में गुणा करना होता है। ठीक, 16, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम होगा 16। ठीक, 16, 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 16 होगा। मैंने दोनों अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तो आप निकाल लेना है ना। मैं मॉक करा रहा हूँ तो थोड़ा जल्दी में कराऊंगा, है ना, क्योंकि मैंने ये चीजें आपको बता रखी हैं, तो ये निकाल लेना। ठीक, 2, 4 और 16 के एलसीएम कितना होगा, 16 होगा। 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16, इन सब में किसका गुणा करा दो, 16 गुणा करा दो। तो 16, 16 गुणा 1/2, 16 गुणा 1/2, 16 गुणा 1/2 अनुपात 1/4, 1/4 गुणा 16, 1/4 गुणा 16 अनुपात 5/16, 5/16 गुणा 16। ठीक, अब देखो 2 से 16 काटोगे कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा। कितनी बार, 8 बार। 4 से 16 को काटोगे कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा। 4 चौके 16। ठीक, 16 को 16 से काटोगे कितनी बार कटेगा, 1 बार कटेगा, यानी 16 एकम 16। अब देखो अनुपात सरल हो गया, क्या बन गया, अब बन गया अनुपात 8 अनुपात, नीचे तो कुछ बचा नहीं है ना, 8 अनुपात 4 अनुपात 5, 8 अनुपात 4 अनुपात 5। अब क्या करना है, इनमें 68,000 को हमने किसमें, इस अनुपात में बांटा था, यानी पूरा हमारा टोटल कितना है, टोटल टोटल है 68,000, लेकिन अनुपात में कितना टोटल है, 8, 8 4 12, 12 5 17, यानी 17 की वैल्यू कितनी है, 17 की वैल्यू है 68,000, 68,000। कितनी है, 68,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 से काट दो तो एक बराबर आ जाएगा, एक बराबर आ जाएगा 4,000, एक बराबर आ जाएगा 4,000। ठीक, एक बराबर कितना आ जाएगा, 4,000। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर, सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर हिस्सा है कौन सा, हिस्सा है 8, 4 और 5। सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा है 8, और सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है 4। सबसे छोटा क्या है, 4। तो इन दोनों के बीच का अंतर 8 और 4 का अंतर कितना होता है, 8 और 4 का अंतर है 4। कितना है, 4। 8 और 4 का अंतर है 4, यानी एक की वैल्यू अगर 4,000 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4,000 गुणा 4, 4,000 गुणा 4 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16,000। कितना आ जाएगा आंसर, 16,000, 16,000। ठीक, समझ आया, समझ आया कि नहीं, आई थिंक सबको समझ आया होगा, है ना? कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, समझ आया कि नहीं, एक बार और बता दें, क्या कह रहा था, 68,000 रुपए को ए, बी और सी के बीच 1/2 अनुपात 1/4 और 5 अनुपात 16 के अनुपात में बांटना है, तो सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर। तो जब भी आपको कभी बटे में संख्या दिख जाए और अनुपात दिया हो, तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमें इस बटे को सॉल्व करना होता है। इस बटे को सॉल्व कर लो, अनुपात को सरल बना लो, उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद बांट दो। ठीक, तो 1/2, 1/4, 5/16, तो नीचे वाली संख्याओं के एलसीएम ले लो। एलसीएम से क्या करना होता है, एलसीएम से गुणा करना होता है। एलसीएम से गुणा कर दिया, एलसीएम कितना था, 16। 1/2 गुणा 16, 1/4 गुणा 16, 5/16 गुणा 16। 2 से 16 कटा 8 बार तो 8 आ गया। 4 से 16 कटा 4 बार तो 4 आ गया। 5/16 से 16 कटा तो 5 आ गया। ठीक, तीनों आपस में कितने, पूरी राशि कितनी थी, 68,000 रुपए, लेकिन अनुपात में कितनी थी, 8, 4, 12, 5, 17, अनुपात में थी 17, और पूरी थी टोटल 68,000। 17 की वैल्यू कितनी थी, 68,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 4,000। हमसे सबसे बड़े सबसे छोटे हिस्से के बीच का अंतर पूछ रहा था। सबसे बड़ा था 8, सबसे छोटा था 4, इनके बीच का अंतर 4। एक की वैल्यू 4,000, तो 4 की वैल्यू 16,000। ठीक, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल ने एक साइकिल 2,000 रुपए में खरीदी। कपिल ने एक साइकिल 2,000 रुपए में खरीदी और उसे 2,100 रुपए में बेच दिया। ठीक, यानी उसका सीपी कितना सा, सीपी यानी क्रय मूल्य,
सीपी यानी क्रय मूल्य, सीपी है 2000, सीपी है 2000, सीपी है 2000 यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है 2000 रुपये, ठीक, क्रय मूल्य है 2000 रुपये। और उसका एसपी कितना है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, एसपी कितना है 2100 रुपये, 2100 कितना है 2100 रुपये, ये दिखाएगा फिर से 2100 रुपये, 2100, ठीक, यानी विक्रय मूल्य, हिंदी में बोले तो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 2100 रुपये, 2100, ठीक। कह रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले तो लाभ निकालो कितने रुपए का है, तो लाभ क्या होता है, लाभ हमेशा किस पर होता है, सॉरी, लाभ, लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक। अगर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य हमेशा ज्यादा होगा, क्यों, क्यों, क्योंकि आपने जितने रुपए की वस्तु खरीदी है उससे ज्यादा में बेचोगे तभी आपको लाभ होगा, है ना। अगर आपने मान लो कोई चीज 20 रुपए खरीदी और आपने 25 की बेची तभी तो आपको लाभ होगा, अगर आपने 20 की खरीदी और 15 की बेच दी तो आपको हानि हो जाएगी, है ना। तो वो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जितने में आपने बेची और जितने आपने खरीदी उन दोनों के आपस में घटाना होता है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाना होता है, यानी एसपी, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, एसपी कितना था, एसपी था आपका 2100, एसपी था आपका 2100 माइनस सीपी कितना था 2000, 2000, तो आपका जो लाभ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 100 रुपये, लाभ कितना आ जाएगा, लाभ आ जाएगा आपका 100 रुपये, ठीक। ये तो आपका लाभ है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे, लाभ, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य इनटू, मैंने आपसे बताया था कि जब आपको परसेंट लगाना हो तो 100 से गुणा करते हैं और जब आपको परसेंट हटाना हो तो 100 से भाग करते हैं, इसमें हमें परसेंट लगाना है यानी 100 से गुणा करो, तो लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य बटे इंटू 100, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। क्या बताया मैंने कि जब भी आपको परसेंट लगाना हो तो 100 से गुणा कर दो, जब भी आपको परसेंट हटाना हो तो 100 से भाग कर दो, तो लाभ कितना है, लाभ है 100 रुपये, लाभ है 100 रुपये, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है आपका 2000 रुपये, ठीक, कितना है 2000, गुणा परसेंट लगाना है तो 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, एक दो, दो जीरो से दो जीरो, दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 में 2 से भाग दो कितना आएगा 5%, कितना आ जाएगा 5%, यानी आपको जो लाभ प्रतिशत है वो कितना है 5%, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 391 को ए बी और सी में 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में बांटा जाए तो ए बी सी क्या होंगे, ए बी और सी क्या होंगे। अभी मैंने आपसे बताया था कि जब भी आपको बटे में फ्रैक्शन में दे दिए जाए अनुपात तो सबसे पहले उसको फ्रैक्शन से बदलना होता है, ठीक। तो फ्रैक्शन से बदलने के लिए क्या होता है, 1/2 अनुपात 2/3, 2/3 अनुपात 3/4, 3/4, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4। क्या करना होता है, सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लो और एलसीएम से गुणा कर दो, सभी रेशियो में क्या करना होता है, सभी रेशियो में नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना होता है और उस एलसीएम का सभी रेशियो में गुणा करना होता है। 4 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 4 3 2 का एलसीएम होगा 12, कितना होगा 12, ठीक। 1/2 यानी 12 का सभी में गुणा कर दो, 12 गुणा 1/2, 12 गुणा 1/2 अनुपात 2/3 गुणा 12 अनुपात 3/4 गुणा 12, ठीक। अब क्या करना है, काट दो, 2 से 12 कटेगा, कितना है 2 लिखा है, ठीक। 2 से 12 कटेगा कितनी बार, 6 बार कटेगा, ठीक, 2 छक्का 12, 3 से 12 कटेगा 4 बार, 3 चौके 12, ठीक, 3 चौके 12,
4 से 12 कटेगा 3 बार, यानी 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। ठीक, अब क्या है, रेशियो लिख दो। क्या बचा ऊपर, बचा 6, 6 अनुपात 4 गुणा 2 हो जाए, कितना बन जाएगा 8, 6 अनुपात 8 अनुपात 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9, यानी 6 अनुपात 8 अनुपात 9। रेशियो क्या बना, 6 अनुपात 8 अनुपात 9। टोटल हमें कितना दे रखा था, टोटल हमें दे रखा था 391। ठीक, और रेशियो में टोटल कितना आया, रेशियो में टोटल आया 6, 6, 6 + 8, 8 + 9, यानी 6 × 8 = 14, 14 × 9 = 23। 23 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 23 की वैल्यू दे रखी है 391। 23 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 391, 391। 23 से काट दो, 23 से कम 23, 23 से कम 23, 16 बचा, 23 सत्ते 161। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 17। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 17। तो कह रहा है ए बी और सी का मान क्या होगा, यानी ए था 6, ए कितना था 6, बी था 8 और सी कितना था 9, सी कितना था 9। ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर आपका हो जाएगा 6 × 17, 6 × 17 तो कितना हो जाए, 6 × 17 होता है 102। ठीक, बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा आपका 8 × 17 यानी 136, यानी 136। और सी बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 17 यानी 153, 153। कितना हो जाएगा 153। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, 102, 136, 153। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 102, 136, 153। समझ आया। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को क्रमशः 60 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उन्हें उस काम को एक साथ पूरा करने में कितना समय लगेगा। ठीक, कह रहा है कि ए किसी काम को 60 दिन में करता है, ए किसी काम को 60 दिन में करता है, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। ठीक, ए किसी काम को 60 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है। अब इन दोनों कैल्शियम ले लो, इन दोनों का एलसीएम 60 और 20 का एलसीएम कितना होता है 60, 60 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। 60 से 60 में भाग दो कितना आएगा 1, 20 से 60 में भाग दो कितना आएगा 3। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी, ये इनकी आ गई एफिशिएंसी, यानी एक दिन में एक काम करता है। ये आ गया इनका एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक, एक दिन का काम, ये ए और बी के एक दिन का काम है, यानी ए एक दिन में एक काम कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में कर रहे हैं 4 काम, दोनों एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60, टोटल काम कितना है 60, टोटल काम है 60, टोटल काम है 60। एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो 60 काम कितने दिन में करेंगे, 60/4 यानी 15 दिन। कितने दिन में करेंगे, 15 दिन। ठीक, तो आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कितने दिन में करेंगे, 5 दिन में करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग। कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में बट को DWV लिखा जाता है, ठीक, लो को NQY लिखा जाता है, उसी भाषा में कप को कैसे लिखा जाएगा। क्या कह रहा है, कह रहा है बट को DWV में लिखा जाता है, BUT, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं ना, कोडिंग कोड लिखने में आसानी रहेगी। कह रहा है BUT, BUT को क्या लिख रहा है, DWV, डी सॉरी डी DWV, DWV। और लो को क्या लिख रहा है वो, और लो को क्या लिख रहा है LOW, LOW को लिख रहा है NQY, NQY क्या लिख रहा है NQY। बी का कोड कितना होता है, बी का कोड होता है 2। ठीक, यू का कोड कितना होता है, यू का कोड होता है 21। टी का कोड कितना होता है, टी का कोड होता है 20। ठीक, डी का कोड कितना होता है, डी का कोड होता है डी का कोड होता है 4। डब्ल्यू का कोड कितना होता है, डब्ल्यू का कोड होता है 23। ठीक, वी का कोड कितना होता है, वी का होता है 22। ऐसे ही एल का कितना होता है, एल का होता है 12। ओ का कितना होता है 15। डब्ल्यू का कितना होता है 23। ठीक, एन का कितना होता है, एन का होता है 14। क्यू का कितना होता है, क्यू का होता है 17। वाई का कितना होता है, वाई का होता है 25। ठीक, अब देखो कि पैटर्न क्या बनना है, पैटर्न देखते हैं। देखो 2 से 4 हो रहा है, 2 से क्या हो रहा है 4 हो रहा है। ये 21 से क्या हो रहा है, 21 से 23 हो रहा है। ये 20 से क्या हो रहा है, ये 20 से 22 हो रहा है। ऐसे ही इधर देखो,
ऐसे ही इधर देखो तो 12 से 14 हो रहा है, 15 से 17 हो रहा है, 23 से 25 हो रहा है। यानी आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। शब में क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। शब में 2 बढ़ रहा है। शब में क्या हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। तो ऐसे ही हमें लिखना है किसका कोड, कप का। सी यू पी, सी यू पी। सी का 3 होता है, यू का 21 होता है, पी का 16 होता है। पी का कितना होता है, पी का 16 होता है। ठीक, 3 में 2 जाएंगे, 3 में 2 बढ़ेंगे, कितना हो जाएगा, 5। 5 किसका होता है, ई का। 5 किसका होता है, ई का। यू 21, 21 में 2 बढ़ेंगे, 23। 23 किसका होता है, डब्ल्यू का। ई डब्ल्यू। पी का कितना, पी 16। 16 से 2 बढ़ेंगे, 18। 18 किसका होता है, 18 होता है आर। ठीक, तो जो हमारा कोड आएगा कब का, वो क्या आएगा, ई डब्ल्यू आर। ई डब्ल्यू आर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में चैलेंज को एक्स एस जेड डबल ओ वी एम टी वी लिखा जाता है, उसी भाषा में एस्पिरेशन को क्या लिखा जाएगा। ठीक, सबसे पहले क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है चैलेंज, सी एच ए, सी एच ए, सी एच ए डबल एल ई एन जी ई, सी एच ए डबल एल ई एन जी ई, ई एन जी ई। चैलेंज को क्या लिख रहा है, चैलेंज को लिख रहा है एक्स एस जेड डबल ओ बी एम टी वी। ठीक, कोड लिख लेते हैं। सी का कितना होता है, सी का होता है 3, एच का होता है 8, एच का होता है 8, ए का होता है 1, एल का होता है 12। एल का क्या होता है, एल का होता है 12, ई का होता है 5, डब्ल्यू का होता है 23, जी का होता है 7, ई का होता है 5। ठीक, ओके। नेक्स्ट, एक्स का क्या होता है, एक्स का होता है 24, एक्स का होता है 24, एस का होता है 19, जेड का होता है 26, ओ का कितना होता है, ओ का होता है 15, फिर से ओ का होता है 15, वी का होता है 22, 22। एम का कितना होता है, एम का होता है, एम लिखा था यार, सॉरी सॉरी, ये क्या था, एन था। ठीक, ये क्या था, ये था एन, ये था एन। और एन का कितना होता है, एन का होता है 14। एन का क्या होता है, एन का होता है 14, एन का होता है 14। एम का कितना होता है 13, टी का कितना होता है 20, वी का कितना होता है 22, टी का क्या होता है 22। तो आप पैटर्न अगर ध्यान से देखो तो 3 और 24 कितना होता है 27, 19 और 8 कितना होता है 27, 1 और 26 क्या होता है 27, 12 और 15 क्या होता है 27। तो जस्ट क्या लिखा है, जस्ट अपोजिट लिखा है। ठीक, अगर आधी एबीसीडी को हम एक लाइन में लिखें, फिर आधी को जस्ट अपोजिट लिखें, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स होता है। एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है। ए का अपोजिट क्या होता है, जेड होता है। एल का अपोजिट ओ होता है, एल का अपोजिट ओ होता है। ई का अपोजिट वी होता है। एन का जो एम होता है विपरीत। ठीक, जी का टी होता है, ई का क्या होता है, वी होता है। तो ऐसे ही हमें एस्पिरेशन का लिखना है, तो एस्पिरेशन के क्या हो जाएगा, इसका लिखना है एस्पिरेशन का ए एस पी आई, पी आई आर ए टी आई ओ एम। ठीक, तो ए का क्या होता है, ए का जो अपोजिट होता है वो होता है जेड। ठीक, एस का क्या होता है, एस का होता है एच। पी का क्या होता है, पी का होता है जे, के सॉरी। ठीक, क्या होता है, के। आई का क्या होता है, आई का होता है आर, आर का क्या होता है आई। ए का होता है जेड, टी का क्या होता है जी, आई का क्या होता है आर, ओ का क्या होता है, ओ का क्या होता है, ओ का होता है एल, एन का क्या होता है एम। तो आपका जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा, जेड एच के आर आई जेड जी आर एल एम, आर एल एम। आर एल एम कौन से लास्ट में ना, ये सिंबल में आर एल एम। ठीक, जेड एच के आर आई जेड जी। ठीक, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा में रमा ऊपर से 16वें स्थान पर है और नीचे से 15वें स्थान पर है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। मॉक नंबर 02 में मैंने ये कराया था। ठीक, क्वेश्चन ये कराया था मैंने आपसे, फॉर्मूला भी बताया था कि क्या होता है, फॉर्मूला होता है एम प्लस एन माइनस वन। फॉर्मूला क्या होता है, एम प्लस एन माइनस वन, यानी एम ऊपर से स्थान, एन नीचे से स्थान, माइनस वन। ठीक, ऊपर से स्थान कौन सा है, 16वां, ऊपर से 16वां,
प्लस नीचे से कौन सा है, नीचे से है 15, -1, यानी 16 प्लस 15 कितना होता है, 16 प्लस 15 होता है 31, 31 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 31 माइनस 1 हो जाएगा 30। यानी उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, उस कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी हैं। उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, उस कक्षा में कुल 30 विद्यार्थी हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सीमा यश से लंबी है, आयसा सीमा से लंबी है और यश वसीम से लंबा है, तो इन सभी में सबसे लंबा कौन है। ठीक, कह रहा है यदि सीमा यश से लंबी है, यानी सीमा, मैंने इन क्वेश्चन को करने का तरीका बताया था, क्या बताया था, जो बड़ा हो उसको ऊपर लिखो, जो छोटा हो उसको नीचे लिखो। कह रहा है सीमा एस से लंबी है, यस से लंबी है, तो सीमा ऊपर रहेंगी, यस नीचे। ठीक, सीमा और यस। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि ऐसा सीमा से लंबा, सॉरी ऐसा सीमा से लंबी है, यानी सीमा नीचे रहेंगे, ऐसा ऊपर जाएंगे, तो ऐसा सीमा से क्या है, ऐसा सीमा से लंबी है, ऐसा सीमा से लंबी है। ठीक, अगला क्या है, फिर कह रहा है कि और यश वसीम से लंबा है, यश किससे लंबा है, वसीम से लंबा है, यानी यश लंबा है और वसीम छोटा है, तो यश के नीचे क्या आएंगे, वसीम आएंगे, यश वसीम से नीचे आएंगे। ठीक, यश जो आएंगे वो वसीम से नीचे आएंगे, यश वसीम से नीचे आएंगे। तो कह रहा है कि इन सभी में सबसे लंबा कौन है, इन सभी में सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा है वसीम, ठीक, और सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा है ऐसा, सबसे लंबी कौन है, ऐसा। ठीक, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए टी बराबर 20 है, अगर ए टी बराबर क्या है, ए टी बराबर 20 है, ए टी की वैल्यू जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 20। ठीक, फिर कह रहा है बैट की जो वैल्यू है वो 40 है, बैट की जो वैल्यू है वो 40 है, बैट की जो वैल्यू है वो 40 है। तो हमसे पूछ रहा है कैट किसके बराबर होगा, कैट किसके बराबर होगा। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो अगर मैं इनकी कोडिंग लिखूं तो एक की कोडिंग होती है एक, टी की होती है 20, टी की क्या होती है 20 होती है, टी की क्या होती है 20 होती है। ठीक, अगर इनको जोड़ेंगे तो 20 एक 21 हो रहा है, यानी जोड़ने से तो नहीं आ रहा है। अगर इनका गुणा कर दो, अगर आप इनका क्या कर दो, गुणा कर दो, यानी 1 गुणा 20 कर दो तो क्या आएगा, 20 आएगा, 1 गुणा 20 कर दो तो क्या आएगा, 20 आएगा। यानी हमें क्या करना है, सभी की प्लेस वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक, बैट की प्लेस वैल्यू क्या होती है, बी की होती है 2, ए की कितनी होती है 1, टी की कितनी होती है 20, ठीक है कितनी होती है 20, तो 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, यानी मल्टीप्लाई सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही सही है। ठीक, हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक, ऐसे ही कैट की प्लेस वैल्यू लिख लो, सी की कितनी होती है 3 होती है, ए की कितनी होती है 1 होती है, टी की कितनी होती है 20 होती है। ठीक, तो 20 एकम 20 और 20 दिया 60, यानी कैट की जो वैल्यू आएगी, कैट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 60 आएगी। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 6 वर्ष पहले एक ही आयु के 3 गुने को, यदि 6 वर्ष पहले एक ही आयु के 3 गुने को उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने में से घटाया जाए तो परिणाम उसकी वर्तमान आयु ही होती है। तो एक ही वर्तमान आयु क्या है, एक ही वर्तमान आयु क्या है। ठीक, ज़्यादा सोचने से अच्छा है कि इसको एकदम बेसिक से करो। तो बेसिक कैसा होता था, बेसिक होता था हम किसी जो भी हमें आयु निकालनी होती थी उसे क्या मान लेते थे हम लोग, उसे एक्स मान लेते थे। तो यहाँ पे एक ही वर्तमान आयु, एक ही आयु वर्तमान आयु हम क्या मान लेते हैं, माना, माना, माना जो एक ही वर्तमान आयु है, माना जो एक ही वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु है जो एक ही वर्तमान आयु, वो क्या है, वो मान लिया हमने एक्स है, हमने क्या मान लिया एक्स है। ठीक, कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 वर्ष पहले, 6 वर्ष पहले एक ही जो वर्तमान आयु है वो एक्स है और 6 वर्ष पहले इसको ले जाना है, 6 वर्ष क्या करना है, 6 वर्ष इसको पहले ले जाना है, तो 6 वर्ष से घटा दो तो x-6, x-6 ये किसकी है, ये एक ही 6 वर्ष पहले की आयु है। ठीक, एक ही आयु 6 वर्ष पहले एक ही आयु के 3 गुने, तो 6 वर्ष पहले जो एक ही आयु थी उसका 3 गुना, उसका 3 गुना, 3 गुना कर दो x-6, एक्स की जो 6 वर्ष पहले आयु थी वो कितनी थी, x-6 उसका 3 गुना, सॉरी एक्स गुना कर दिया मैंने, 3 गुना उसकी जो 6 वर्ष पहले थी, उस 6 वर्ष आयु पहले थी उसका 3 गुना, उसकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु के 2 गुने में,
घटाया जाए, उसकी वर्तमान आयु कितनी है, एक्स है, उसका दोगुना, उसका दोगुना, उसका दोगुना यानी 2x, 2x क्या करना है, घटाना है, क्या करना है, घटाना है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा था, ध्यान से पढ़ो कि 6 वर्ष पहले एक ही आयु के 3 गुने, 6 वर्ष पहले वर्तमान है x, तो 6 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष पहले हो जाएगी x-6। ठीक, उसका 3 गुना, उसका 3 गुना यानी x-6 × 3। ठीक, उसका 3 गुना को उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने में घटाया जाए, तो वर्तमान आयु थी x, उसका 2 गुना 2x, घटाया जाए तो परिणाम क्या आ रहा है, तो परिणाम आ रहा है, परिणाम आ रहा है उसकी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी x है, तो परिणाम उसकी वर्तमान आयु आ रही है। तो हमें क्या करना है, एक ही आयु ज्ञात करनी है। ठीक, एक ही वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक ही वर्तमान आयु आ जाएगी, जो x की वैल्यू होगी वही क्या होगी, एक ही वर्तमान आयु। ठीक, सॉल्व करो, 3 का गुणा अंदर कराओ तो हो जाएगा 3x, 3x माइनस 3 × 6 हो जाएगा 18, 3x-18 -2x बराबर x, बराबर x। 3x में 2x जाएंगे कितना हो जाएगा, 3x में 2x जाएंगे x, 3x में 2x जाएंगे x, 3x में 2x जाएंगे बचेगा x -18 बराबर x। कुछ क्वेश्चन में गलती लग रही क्या, कुछ क्वेश्चन में गलती लग रही क्या, कह रहा है यदि 6 वर्ष पहले एक ही आयु के 3 गुने, क्योंकि x से x कट रहा है ना, तो ऐसा तो कुछ आ ही नहीं रहा है। यदि 6 वर्ष पहले एक ही आयु के 3 गुने को उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने में से घटाया जाए, तो परिणाम उसकी वर्तमान आयु होती है। ठीक, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई, क्या गलती हो गई है, कह रहा है 2 गुने में से घटाया जाए किसको, 6 वर्ष पहले की आयु। ठीक, यानी 2x, 2x पहले आएगा, 2x पहले आएगा -3 × x-6, 3 × x-6 बराबर परिणाम कितना है, इसकी वर्तमान आयु। ठीक, 2x 2x -3x प्लस 18, 3x प्लस 18 बराबर x, 2x में 3x जाएंगे कितना हो जाएगा, -का x प्लस 18 बराबर x, बराबर x। ठीक, ये x उधर उठ के इधर जाएगा तो हो जाएगा 2x, 2x बराबर कितना आ जाएगा 18, 18 तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 9, x बराबर कितना आ जाएगा 9। तो जो एक ही वर्तमान आयु है वो क्या है, 9 है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, थोड़ी सी गलती हो गई थी, वो कह रहा था कि यदि 6 वर्ष पहले एक ही आयु के 3 गुने को उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने में से घटाया जाए, यानी जो उसकी वर्तमान आयु का 2 गुना है उसमें से हमें किसको घटाना है, उसमें से हमें घटाना है कि यदि उसमें से घटाना है 6 वर्ष पहले एक ही आयु के 3 गुना। ठीक, तो 2x में से 3x-6 घटाना है। ठीक, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ा जाए, कह रहा है निम्नलिखित के लिए सही विकल्प है ना, निम्नलिखित के लिए सही विकल्प चुने। 8:27 यानी 8 का जो 27 से जो कोई कुछ पैटर्न बनाया है उसने, वैसे ही हमसे पूछ रहा है कि 64 का किससे पैटर्न बनेगा। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो जोड़ के देखते हैं कि 8 से 27 19 जुड़ेगा, तो 64 में 19 जोड़ेंगे कितना 83, 83 कोई ऑप्शन नहीं यानी जोड़ के तो नहीं बनना है। ठीक, गुणा करके देख लेते हैं, 8 3 का 24 और 24 में से 3 जोड़ो तो 27, यानी इसमें 3 का गुणा करो फिर 3 जोड़ दो। ठीक, 3 का गुणा करो 3 जोड़ दो, ऐसे ही 64 में 3 का गुणा करोगे कितना आएगा, 64 3 192 और 3 जोड़ोगे 195, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है यानी गुणा से भी नहीं आ रहा है, तो माइनस का तो कोई खेल ही नहीं बनता है ना। तो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो लॉजिक ये बनना है कि ये तीनों क्या लिखे हैं, ये तीनों क्यूब लिखे हैं कहीं ना कहीं, देखो ध्यान से। 8 भी 2 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है, तो पैटर्न यही क्या बनना है, क्यूब से ही बनना है। और पैटर्न बन क्या रहा है वो हमें देखना है ना, पैटर्न बन क्या रहा है ये देखना है। क्यूब 8 किसका क्यूब होता है, वो होता है 2 का क्यूब। 8 किसका क्यूब होता है, 2 का क्यूब होता है, अनुपात। 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है 4 का क्यूब, 3 का क्यूब सॉरी, किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब, समानुपात। ठीक, 64 किसका क्यूब होता है, 64 क्यूब होता है 4 का, 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब होता है, अनुपात। ठीक, अगर 2 का क्यूब यहाँ हम लिख रहे हैं तो उसमें से एक बढ़ा के यानी 3 का क्यूब, ऐसे ही अगर हम 4 का क्यूब यहाँ लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे किसका क्यूब लिखें, 5 का क्यूब, यानी एक बढ़ाकर 5 का क्यूब। और 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125 यानी 125, कितना होता है 125, और 125 ऑप्शन भी है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, समझ आया। अगला क्वेश्चन, अगला बढ़ा जाए
अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है नीरज ने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है। तस्वीर में दिख रही महिला के साथ नीरज का क्या रिश्ता है? ठीक, कह रहा है दादाजी, और हमेशा दादाजी से कंफ्यूज ना होना, क्योंकि दादाजी हम लोग दो लोग कहते हैं। अपने पिताजी के बड़े भाई को भी हम लोग कभी कभी दादाजी कहते हैं ना, और दादाजी दूसरे कौन होते हैं? हमारे पिताजी के पिताजी, हमारे पिताजी के पिताजी। तो जब भी आपको दादाजी में कंफ्यूजन हो तो आप हमेशा इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक, इंग्लिश वाला क्वेश्चन कह रहा है शी इज द डॉटर ऑफ माई पैटर्नल ग्रैंडफादर। पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी किसकी बात कर रहा है? पिताजी के पिताजी। ठीक, पिताजी के पिताजी की बात कर रहा है। ठीक, तो कहते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, नीरज ने एक महिला की इशारा इशारा करते हुए कहा। तो नीरज, सबसे पहले हम नीरज को लिखते हैं। नीरज कहाँ है? नीरज ही है। ठीक, नीरज कह क्या रहे हैं? समझ आ रहा है ना क्या लिखा? नीरज सही से लिखते हैं क्या? नीरज। भैया क्या कह रहे हैं नीरज? सुनो ध्यान से। नीरज कह रहे हैं कि वह मेरे दादा, महिला की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं नीरज कि वह मेरे दादाजी, दादाजी यानी नीरज को लाते हैं थोड़ा नीचे, नीरज को लाते हैं थोड़ा नीचे, नीरज को लाओ यहाँ, इंग्लिश में लिख दें नीरज, ये है नीरज। ठीक, नीरज कह रहे हैं कि वह मेरे दादाजी, दादाजी यानी पिताजी के पिताजी। तो ये हो गए नीरज के पिताजी, ये हो गए नीरज के पिताजी। और मैंने बताया था मेल को हम प्लस में लिखते हैं और फीमेल को माइनस में, तो पिताजी मेल है तो प्लस। ठीक, पिताजी के पिताजी, पिताजी के पिताजी, ये हो गए नीरज के दादाजी, ये हो गए नीरज के दादाजी, वो भी किस में रहेंगे? प्लस में रहेंगे। ठीक, ये हो गए नीरज के दादाजी। दादाजी के इकलौते बेटे, दादाजी के इकलौते बेटे यानी इकलौते बेटे यानी बेटा क्या होता है? बेटा होता है प्लस इकलौता बेटा यानी वह अपने पिताजी की बात कर रहा है। ठीक, वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे यानी उसके पिताजी। ठीक, इकलौते बेटे की क्या है? बेटी है। इकलौते बेटे की क्या है? बेटी, बेटी है। नीरज तो है, नीरज तो है लड़का यानी ये होगा प्लस। और वो कह रहा है इकलौते बेटे की बेटी है यानी इसके पिताजी की बेटी, इसके पिताजी की बेटी एक है। वो कौन है? वो है वो महिला की ओर इशारा जिसकी तरफ कर रहा था, वो किसमें होगी? माइनस में। ठीक, वो पिताजी की बेटी, बेटी है। तस्वीर में दिख रही महिला के साथ नीरज का क्या रिश्ता है? महिला के साथ नीरज का क्या रिश्ता है? तो नीरज उस महिला का क्या लगता है? नीरज, नीरज उस महिला का लग रहा है भाई। ठीक, नीरज उस महिला का क्या लगता है? भाई। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर टी। ठीक, क्योंकि वो अपने पिता की बात कर रहा था। ठीक, समझ आया? समझ आया ना? समझ आया तो एक बार वीडियो को पीछे करके दोबारा से देख लेना, समझ आ जाएगा। ठीक, कह रहा है यदि पी का अर्थ जोड़ है, यदि पी का अर्थ जोड़ है, तो जो जो आपको दिया है वो लिखते जाओ। ठीक, टाइम बचता है। पी का अर्थ जोड़ है, पी तो बाद में दे रखा है, तो 18 के बाद आर दे रखा है। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है भाग, यानी 18, 18/9। ठीक, उसके बाद पी दिख रहा है, पी का मतलब जोड़ है यानी प्लस, 9 के बाद +2। ठीक, उसके बाद क्यू दिख रहा है, क्यू का मतलब है गुणा, क्यू का मतलब क्या है? गुणा यानी 8। फिर एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है, एस का मतलब है घटाओ यानी -4। ठीक, बोर्ड मास का नियम मैंने मॉक नंबर फर्स्ट में बताया ही था कि बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास, बोर्ड मास। सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक, तो सबसे पहले ब्रैकेट और ऑफ तो दिख नहीं रहा है कहीं, तो उसके बाद क्या आएगा? डिवाइड, यानी डिवाइड सॉल्व करना है। 18 में 9 से भाग दो, कितना आएगा? 2 बार, 9 दूनी 18 होता है। 2 + 2, 2+, उसके बाद मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई इसी में सॉल्व कर लो। ठीक, 2 का गुणा 8 में होगा 16 बार यानी 2 + 16 -4, 2 + 16 -4, और 16 दो कितना होता है? 18, 18, 18 -4, और 18 में 4 जाएंगे कितना आएगा? 14, कितना आएगा? 14। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 14। ठीक, समझ आया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नॉन वर्बल का है आपका। कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। ठीक, क्या करना है? प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी। ठीक, यानी इन तीनों में क्या रिलेशन है वही देखना है, और उस आगे वाले के साथ क्या रिलेशन होगा, आगे क्या पैटर्न आएगा, आगे कौन सी आकृति आएगी, वही हमें निकालना है। 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा पानी पी लेते हैं, गले में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना। तबीयत थोड़ी नहीं सही है, लेकिन क्लास ले रही थी, क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ेगी क्योंकि पेपर इंपॉर्टेंट है ना,
तबीयत तो खराब और अच्छी होती रहती है। क्या कह रहा है कि ये जो पैटर्न बनना है, अगली वाली आकृति कौन से पैटर्न पे आएगी, अगली वाली आकृति क्या होगी, वही हमें निकालना है। ठीक, ध्यान से देखो पैटर्न बन क्या रहा है। सबसे पहले उस चीज को देखो जो हमें सबसे ज्यादा सरल लगे। तो सबसे ज्यादा सरल तो कैसे लग सकता है, ये देखो ये बहुत कठिन है, ये आकृतियां बहुत कठिन है। सबसे ज्यादा सरल आपको एरो एरो दिख रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है और इससे पैटर्न भी पता चल जाएगा क्या बनना है। ठीक, एरो देखो, एरो सबसे पहले कौन सी दिशा में मुड़ा है, ये दिशा होती है आपकी ईस्ट। ये दिशा आपकी कौन सी होती है, ये दिशा आपकी होती है ईस्ट। तो सबसे पहले एरो ईस्ट पे मुड़ा है, फिर दूसरे वाले में किस पे हो गया, नॉर्थ पे हो गया। ये ऊपर की दिशा किसकी होती है, ऊपर की दिशा होती है नॉर्थ यानी उत्तर। ठीक, ये होती है पूर्व, ये ऊपर होता है उत्तर। तो आप अगर ईस्ट से नॉर्थ जा रहे हो तो आप जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। आप जा रहे हो कैसा, आप जा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज आप जा रहे हो 90 डिग्री। क्योंकि अगर आप एक दिशा चेंज करते हैं और पूरी दिशा वो चेंज करते हैं तो आप 90 डिग्री घूम जाते हैं। ठीक, क्योंकि ऐसे होता है एन ई, मैंने बताया था आपको पहले वाले मॉक में, NEWS इस तरीके कुछ होता है। ठीक, न्यूज को हम किस तरीके लिखते हैं, घुमा के लिखते हैं इसको, न्यूज को ऐसे कैसे घुमा के लिखते हैं, इस तरीके से ऐसे अगर न्यूज को हम लिखते हैं तो ये हमारी दिशाएं बताती हैं। ठीक, NEWS। अगर ईस्ट पहले वो था ईस्ट में, पहले कहाँ था ईस्ट पे, अब हो गया वो नॉर्थ पे, अब हो गया नॉर्थ पे। कैसे, पहले था सॉरी, पहले कहाँ था, पहले था वो ईस्ट में, अब हो गया वो नॉर्थ पे। कितना डिग्री घूमा, ये 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो आप समझ सकते हैं पैटर्न बन क्या रहा है, पैटर्न बन रहा है कि 90 डिग्री घूम रहा है, वो भी कैसा, वो भी एंटी क्लॉकवाइज। कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। देखो, है ना, नॉर्थ में घूम गया, अब उसके बाद किस में घूम गया, अब वेस्ट पश्चिम में घूम गया, है ना। तो अब कैसा घूमेगा, अब वो घूमेगा साउथ में, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये जब घूमेगा तो कैसा आ जाएगा, एरो कुछ ऐसा आ जाएगा, यानी साउथ में। यानी साउथ में, देखो कौन से ऑप्शन में साउथ में है, पहले वाले में यानी ये भी हो सकता है, दूसरे वाले में यानी ये भी हो सकता है, तीसरा नॉर्थ में यानी ये गलत, चौथे वाले में एरो है ही नहीं यानी ये तो बिल्कुल गलत। ठीक, तो ऑप्शन अब दो बचे, ऑप्शन अब दो बचे, कौन सा, या तो पहला है या तो वो दूसरा है। ठीक, कौन सा वाला होगा। अब दूसरी आकृति देखते हैं। अब अगर दूसरी आकृति पे ध्यान दो, ये थोड़ा मेट देते हैं, है ना। अब अगर दूसरी आकृति पे आप ध्यान दो तो फ्लैग पे ध्यान देते हैं, ये जो फ्लैग दिख रहा है थोड़ा सा ना फ्लैग की तरह ही दिख रहा है। फ्लैग पे अगर ध्यान दो आप तो फ्लैग देखो क्या है, एक तो कलर्ड है, एक नॉन कलर्ड है। एक तो कलर्ड है और एक उसके नीचे वाला जस्ट नॉन कलर्ड है। देखो इसमें भी कलर्ड है, नॉन कलर्ड, यानी इस पे घूम तो रहा है लेकिन कलर्ड कलर्ड है, नॉन कलर्ड नॉन कलर्ड है, यानी इस पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, बस ये घूम रहा है। ठीक, अब देखो अगर पहले वाले पे ध्यान से देखो, ये नॉन कलर्ड, ये कलर्ड। ठीक, ये नॉन कलर्ड और ये कलर्ड। ठीक, ये दिख रहा है ना, ये नॉन कलर्ड ये कलर्ड। लेकिन इसमें देखो दूसरे वाले में ये भी कलर्ड है, ये भी कलर्ड है, ये भी क्या है, कलर्ड है, और ये भी कलर्ड है, यानी ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। समझ आया, समझ आया। हमेशा क्या करना होता है, हमेशा उस आकृति को देखो जो हमें सरल दिख रही हो। तो सबसे सरल दिख रहा था एरो, सबसे सरल दिख रहा था एरो, या एरो से लेकिन बात नहीं बनी क्योंकि एरो से हमारे दो ऑप्शन सही हो रहे थे। ठीक, पहला और दूसरा। तो हमने दूसरी आकृति देखी कौन सी, फ्लैग, कलर्ड नॉन कलर्ड। तो एक में पूरा कलर्ड था वो, यानी वो गलत हो गया, बी नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक, समझ आया। अगला क्वेश्चन चला जाए। अगला क्वेश्चन है आपका पेपर कटिंग का। कह रहा है एक कागज को नीचे दिखाए अनुसार मोड़ा जाता है तो इसे खोला जाएगा तो कैसा दिखाई देगा। ठीक, अब ये जब भी पेपर कटिंग का आप क्वेश्चन करो तो हमेशा माइंड इतना शार्प लगाओ, इतना शार्प लगाओ कि आप अपने माइंड में ही अज्यूम कर लो कि जब हम पेपर खोलेंगे तो कैसा बनेगा। क्योंकि आप कंप्यूटर में अगर खोलोगे तो इतना समझ नहीं आता है, लेकिन अगर आप अगर एज्यूम कर पा रहे हैं तो बहुत सरल हो जाता है, बहुत ईजी हो जाता है। ठीक, तो एज्यूम करके देखो, मैं तो अभी यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो कह रहा है कि सबसे पहले ऊपर और नीचे से मोड़ा गया है, फिर क्या किया गया है, फिर बीच से मोड़ा गया है, तो इस तरीके कुछ बन गया है। उसके बाद ये कटिंग की गई है कि ये ऐसे काटा गया है, फिर एक ट्रायंगल काटा गया है। ठीक, फिर ये ट्रायंगल काटा गया है। तो जब ये खुलेगा तो ये वाला इतना खुलेगा कैसे, पहले ऐसे खुलेगा, है ना। ये कैसे खुलेगा, इस तरफ खुलेगा। तो आपका अगर पहले खुलेगा तो कहीं ना कहीं आपको ट्रायंगल ऐसे दिखेगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखेगा कि नहीं दिखेगा, और यहाँ पे एक कैसा दिखेगा, यहाँ पे एक ऐसे
कटिंग लाइन वाली दिखेगी। समझ आया? थोड़ा सा पतला करते हैं इसको तो दिखाई देगा ना। देखो क्या दिख रहा है, एक तो आपको यहाँ पे ट्रायंगल दिखेगा, एक तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल दिखेगा, उसके बाद कुछ इस तरीके यहाँ पे कटिंग दिखेगी, इस तरीके आपको कुछ कटिंग दिखेगी। ठीक, उसके बाद एक ऊपर खुलेगा एक नीचे खुलेगा। तो जब ये ऊपर को जाएगा, जब ये ऊपर को जाएगा तो ट्रायंगल पलट जाएगा, ट्रायंगल बनेगा कुछ ऐसा, ट्रायंगल बनेगा कुछ ऐसा। ठीक, ऐसे ही इधर बनेगा, ट्रायंगल बनेगा कुछ ऐसा, सॉरी, ट्रायंगल बनेगा कुछ ऐसा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। और ये भी दो कटिंग बनेंगी। ठीक, दो कटिंग तो ये बनेंगी। समझ आया? ठीक, और जब ये नीचे की तरफ जाएगा, जब ये नीचे की तरफ खुलेगा, एक जो नीचे की तरफ खुलेगा तो ट्रायंगल बनेगा, बनेगा कुछ ऐसा। ठीक, ट्रायंगल बनेगा कुछ ऐसा। ठीक, और ये तो आपका कटिंग बनेगी, ये तो आपकी कटिंग बनेगी। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऊपर और नीचे के ट्रायंगल के मुंह कैसे कैसे रहेंगे, नीचे की तरफ रहेंगे। ठीक, ऊपर और नीचे के जो ट्रायंगल हैं वो आपके मुंह कैसे रहेंगे, वो आपका नीचे की तरफ रहेंगे। ठीक, ऊपर नहीं रहा, देखो ऑप्शन नहीं देखते। ठीक, इसमें नीचे की तरफ है, इसमें नीचे की तरफ है, इसमें नीचे ऊपर की तरफ है, यानी ये गलत, बी नंबर गलत, बी नंबर गलत। इसमें ऊपर है, इसमें नीचे है। ठीक, इस पे ऊपर है, इस पे नीचे है, लेकिन कटिंग दो ही दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही, बीच वाली गायब कर दी है। ठीक, यानी ये गलत। ठीक, और वैसे भी गलत था कि ये ऊपर था ये नीचे था, ऊपर की तरफ तो बनने ही नहीं है। ठीक, उनकी तो नीचे रहेंगे, और ये तो तीनों एक तरफ, ये भी गलत। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, इसका नीचे की तरफ और उसका भी नीचे की तरफ, ये ऊपर की तरफ, और तीन कटिंग। ठीक, समझ आया? समझ आया कि नहीं? हमेशा जब भी पेपर कटिंग का क्वेश्चन है तो आप एज्यूम करिएगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ठीक, समझ आया? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है विकल्पों में से वह आकृति चुनिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करके पैटर्न को पूरा कर सके। ठीक, इस पैटर्न को पूरा करना है। ठीक, इस पैटर्न को पूरा करना है। तो आप देखें अगर ध्यान से, तो ये आकृति इसमें सेट हो सकती है, क्योंकि ऐसे ही तो सेट होनी है ना, ये आकृति सेट हो सकती है, यानी ये हो सकता है, ये तो आकृति सेट ही होनी होगी है ना। ये इस तरीके, ये इस तरीके, ये कैसा है, ये इस तरीके है, तो ये तो सेट ही नहीं होनी, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, ये तो गलत हो जाएगा। सी हो सकता है और डी हो सकता है। ठीक, अब देखो ध्यान से देखो, तीन ऑप्शन आपके हो सकते हैं, तीन ऑप्शन आपके हो सकते हैं। कौन कौन सा? ए, सी और डी। बी गलत हो गया। ठीक, बी आपका हो गया क्या? गलत। तो यहाँ पे एक गलत का निशान लगा दो, यानी बी, बी तो नहीं हो सकता। ठीक, अब आपका हो सकता है ए हो सकता है, सी हो सकता है और डी हो सकता है। अब देखो, देखो ध्यान से अगर देखो आप, तो ये तरफ क्या है, इस तरफ ये भरा हुआ है, इस तरफ ये, सॉरी, इस तरफ ये खाली है और इस तरफ ये भरा हुआ है, इस तरफ ये खाली है, इस तरफ ये भरा हुआ है। इधर देखो, इधर का जस्ट अपोजिट है उसका, कि ये इस तरफ भरा हुआ है, इस तरफ खाली होना चाहिए, यानी इस तरफ ये भरा है, इस तरफ ये खाली होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जस्ट अपोजिट है। देखो इधर देखो, ये भरा है तो ये खाली है, ये भरा है तो ये खाली है, यानी ये भरा है तो ये भी खाली होना चाहिए, ये भरा है तो ये भी खाली होना चाहिए, और ये भरा है, ये इधर भरा है तो ये खाली होना चाहिए, यानी इधर ये खाली होना चाहिए। कौन कौन से ऑप्शन में? ए हो सकता है और सी हो सकता है, डी हो सकता है, यानी इससे बात तो नहीं बननी है, इससे बात तो नहीं बननी है, तीनों ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक, अब देखो दूसरा देखो थोड़ा सा, दूसरा अगर आप देखोगे, दूसरा अगर आप देखोगे, दूसरा अगर आप देखोगे, तो दूसरा देख लो कि ये भरा है तो ये खाली है, ये भरा है, ये अगर भरा है तो ये खाली है, ये खाली है तो ये भरा होना चाहिए, ये भरा होना चाहिए, ये भी भरा है, ये भरा है, ये भरा है, ये भरा है, यानी इससे भी बात नहीं बन रही। दूसरा देखो, दूसरा, ये भरा है, ये खाली है, ये खाली, ये भरा है, ये खाली होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये खाली होना चाहिए, ये खाली होना चाहिए। तो इसमें खाली नहीं है, इसमें पूरा भरा है, यानी सी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया। अब आपके बचे ऑप्शन दो, एक और दो, एक और दो। ठीक, अब देखो, अगर देखो ध्यान से, ये भरा है, ये खाली है, ये भरा है और ये खाली है, तो ये अगर भला भरा है तो ये भी क्या होना चाहिए, ये खाली होना चाहिए। ये जो आएगा इधर वो खाली होना चाहिए, क्योंकि जस्ट अपोजिट है ना, ये भरा है तो ये खाली है, ये भरा है तो ये खाली होना चाहिए, यानी ये खाली होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत,
डी भी ऑप्शन गलत। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बचा सिर्फ एक। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। समझ आया? समझ आया कि नहीं? अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो थोड़ा सा पीछे करिए, दोबारा देखिए। ज़्यादा कठिन है नहीं, बस ध्यान से आपको देखना है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक। जस्ट अपोजिट हो रहा है सब में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उस वेन आरेख का चयन करो जो निम्नलिखित वर्गों के समूह के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। किसको? मदर, मदर, फीमेल और डॉक्टर। मदर, फीमेल और डॉक्टर के बीच कौन सा संबंध बनना है, यही हमें देखना है, ठीक। देखो, जितनी भी माताएं होती हैं, जितनी भी माताएं होती हैं वो सारी फीमेल होती हैं ना, तो पता ही है ना कि जितनी भी माताएं होती हैं वो सारी क्या होती हैं? फीमेल होती हैं। यानी मदर का गोला थोड़ा छोटा बनेगा और फीमेल का गोला मदर मदर के ऊपर रहेगा, ठीक। माताएं अंदर रहेंगी। ये क्या है? माताएं। ये क्या है? माताएं। ये है माताएं। और ये बड़ा वाला गोला किसका? ये है फीमेल का। ये किसका है? फीमेल का। बड़ा वाला गोला किसका है? फीमेल का। यानी माताएं और फीमेल के बीच तो ये वाला बनेगा, ठीक। अब उसके बाद बच रहा है डॉक्टर। उसके बाद क्या बच रहा है? डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बच रहा है, तो अगर डॉक्टर का गोला सबसे ऊपर बना दोगे, डॉक्टर का गोला अगर सबसे ऊपर बना दोगे, जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो आपका गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? क्योंकि जितनी भी माताएं होती हैं वो सारी डॉक्टर नहीं होती। अगर आप ऐसे बना दो, ये माताएं, ये फीमेल और ये डॉक्टर, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि जितनी भी माताएं होती हैं वो सारी डॉक्टर नहीं होती हैं, क्योंकि ये डॉक्टर का गोला बड़ा है। और जितनी भी फीमेल होती हैं वो भी डॉक्टर नहीं होती, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर एक गलत है, ठीक। ऑप्शन नंबर एक तो गलत है, ठीक। समझ आया? अब देखो ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो कह रहा है कि फीमेल माताएं, ये माताएं हैं, और उसके बाद क्या है? ये फीमेल है, और फीमेल में ही डॉक्टर को निकाल दे रहा है। फीमेल में ही डॉक्टर को निकाल दे रहा है। कह रहा है कि जो जो थोड़ी सी जो कुछ फीमेल्स होती हैं वो डॉक्टर होती हैं, जो कुछ फीमेल्स होती हैं वो डॉक्टर होती हैं, लेकिन माताओं का डॉक्टर से कोई संबंध नहीं बता रहा है कि जी कोई भी माता डॉक्टर नहीं होती। इसका मतलब वो कह रहा है कि कोई भी माता डॉक्टर नहीं होती। तो ऐसा तो होता नहीं कि किसी किसी ना किसी की माँ तो डॉक्टर होती है ना, तो माताएं भी डॉक्टर होती हैं। तो ये भी दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा? दूसरा वाला भी हो जाएगा गलत। दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा? गलत। अब देखो तीसरा वाला ऑप्शन क्या कह रहा है। तीसरा वाला कह रहा है कि ये तो हो गई माताएं, ये हो गई फीमेल, ये हो गई माताएं, ये हो गई फीमेल, और डॉक्टर को कह रहा है माताएं और फीमेल। ये डॉक्टर हो गई, ये डॉक्टर, ये माताएं, और ये हो गई फीमेल, ये हो गई फीमेल। तो ये कह रहा है, तीसरा वाला ऑप्शन कह रहा है कि कुछ माताएं डॉक्टर होती हैं और कुछ फीमेल्स भी क्या होती हैं? डॉक्टर। तो ये बिल्कुल बात सही है कि कुछ माताएं फीमेल, कुछ जो माताएं होती हैं वो डॉक्टर होती हैं, और कुछ जो फीमेल्स होती हैं वो भी क्या होती हैं? डॉक्टर होती हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बैठ जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। समझ आया? डी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डी कह रहा है कि कुछ जो डी ऑप्शन कह रहा है कि कुछ माताएं फीमेल होती हैं, लेकिन ऐसा तो होता नहीं। जितनी भी माताएं होती हैं वो सारी क्या होती हैं? वो फीमेल होती हैं, ठीक। तो माताएं अंदर रहेंगी, फीमेल उसके ऊपर रहेंगी, और ये डॉक्टर, ठीक। ये सारी क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगे डॉक्टर, ठीक। समझ आया? अगला क्वेश्चन। ये इतने ही क्वेश्चन थे, आपके 21 क्वेश्चन। और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में, और काफ़ी सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे जो रिपीट हो गए हैं ना। मतलब रिपीट क्या, टाइप रिपीट हो गया है, तो मैंने काफ़ी सारे टाइप्स आपके करा दिए हैं। मोस्टली मैंने सारे टाइप्स करा दिए हैं ना। अगर आप इतने ही टाइप करके जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छा पेपर करके आए, पेपर एकदम फोड़ के आएंगे। और टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन टेंशन सिर्फ देने का, है ना। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।